हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका का अगला पार्ट। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के दो प्रमुख अंगों के बारे में। एक है हमारा ER अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होगा हमारा राइबोसोम। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जानते हैं दोनों के बारे में कि क्या है ER और क्या है राइबोसोम। तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक कोशिका का चित्र हो गया है, और इस कोशिका के चित्र में ये हमारा हो गया केंद्रक आवरण, और ये वाला भाग केंद्रक, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। फिर यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ER के बारे में। तो ER इस प्रकार की एक रचना होती है। वास्तव में कैसी रचना होती है ये, जो आपके केंद्र तक टच हो सकती है, कला तक। ओके, देखिए अगर हम परिभाषित करें ER को, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक अति सूक्ष्म चपटी नलिकाकार, अनियमित नलिकाकार जो रचना होती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? कोशिका द्रव्य में कहाँ पे, ये कौन सा भाग है हमारा, कोशिका द्रव्य वाला भाग है। ओके, तो कोशिका द्रव्य में एक सूक्ष्म चपटी नलिकाकार, अनियमित नलिकाकार रचनाओं का घना जाल होता है। उस घने जाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, नलिकाकार होता है। उस नलिकाकार घने जाल को ही हम क्या कहते हैं, हम ER कहते हैं। ओके, तो ये सूक्ष्म होती है, शाखान्वित भी होती है, शाखान्वित ब्रांचेस में फैली होती है, ठीक है ना। सूक्ष्म, शाखान्वित, चपटी, अनियमित नलिकाकार रचनाओं का घना जाल क्या कहलाता है, ER कहलाता है। क्या कहलाता है, ER कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई बात परिभाषा की। लोकेशन की स्थिति साफ कर लीजिए, कहाँ पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरी बात, किसका बना होता है। ओके, तो याद रखिए हमारा जो ER होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइपो या लिपोप्रोटीन का बना होता है ये। यानी कि वही वसा, लिपिड और प्रोटीन का से निर्माण होता है इसका। लिपिड और प्रोटीन, या कहते हैं आप वसा और प्रोटीन से बना होता है ये, ठीक है ना। ये निर्माण की बात हो गई। अब इसके विस्तार की बात करें कि कितना विस्तारित हो सकता है, तो जैसे कि ये कोशिका कला है हमारी। ओके, और कोशिका कला से लेकर जो हमारा केंद्रक आवरण दिख रहा है, जिसका बाह्य भाग दिख रहा है आप लोगों को, तो कोशिका कला से लेकर कभी कभी इसका विस्तार अधिकतम कहाँ तक हो सकता है, तो केंद्रक की जो बाह्य झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली ये वाली, यहाँ तक हो सकता है इसका विस्तार। ओके, इतना विस्तार होता है। तो ये इस तरह से कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक नलिकाकार रचना होती है। कौन, ER, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको हम कह सकते हैं क्या, शॉर्टली ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कितने प्रकार का होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है मुख्यतः। कितने प्रकार का होता है, दो। यानी कि हमारा जो ER है वो दो प्रकार का है। एक तो होता है हमारा SER और दूसरा होता है हमारा RER। ओके, ER कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ओके, अब ACR क्या करता है और RER क्या करता है, तो समझिएगा। ACR वास्तव में जो ER का वह भाग होता है ये जो चिकना होता है। कैसा होता है, नाम से ही क्लियर, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि जो झिल्ली होती है इसमें, ये झिल्ली कैसी होती है इसमें, ये झिल्ली चिकनी होती है। और क्यों होती है, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण।
इस पर राइबोसोम कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कैसी होती है ये चिकनी होती है। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण क्या होती है, ये चिकनी होती है। तो फिर क्या काम करती है, ये कार्य क्या करती है SAR स्पेशली? तो याद रखिए SAR का जो कार्य होता है स्पेशली, तो ये वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, और साथ ही साथ ये ग्लाइकोजन जो होता है हमारा और स्टेरॉइड जो होता है उसके संश्लेषण में भाग लेती है। तो कार्य की बात करें SAR की, तो वसा, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड के संश्लेषण में भाग लेती है। इनके संश्लेषण में क्या करती है, ये भाग लेती है। SAR वसा, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉइड के संश्लेषण में भाग लेती है। इन सब के बारे में आप जानते हैं, ग्लाइकोजन एक तरह का शर्करा है ना, जटिल शर्करा, और स्टेरॉइड क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है ना, जो कि आपकी कोशिका का अनिवार्य घटक होता है, ठीक है ना, स्टेरॉइड, है ना। चलिए, तो ये इसका कार्य हो गया SAR का। नेक्स्ट देखते हैं RAR क्या कार्य करता है। तो वास्तव में RAR होता क्या है? तो RAR को हम कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। राइबोसोम के जो कण होते हैं, देखिए इसकी बाह्य सतह जो होती है, यहाँ पे इस प्रकार के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही कैसी होती है, ये खुरदरी होती है, ठीक है ना। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदरी होती है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ओके, तो करती क्या है ये फिर? RAR हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? तो भाई राइबोसोम पाया जा रहा है यहाँ पे, तो राइबोसोम के अंदर जो होता है ना, वहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। ओके, तो वास्तव में प्रोटीन बनाने में सहायता कर रही है, नहीं कर रही है भैया? कर रही है। तो हमारा RAR जो होता है वास्तव में वह होता है जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं, ठीक है ना। RAR क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें सहायक होती है, सहायता करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके कार्य में हम कि ये क्या करती है, प्रोटीन होता है जो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उस प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। RAR सहायता करती है। ओके, तो दोनों का अलग अलग काम हो गया। अब हम सामूहिक रूप से ER के रूप में बात कर सकते हैं कि वास्तव में एक कोशिका के अंदर ER करता क्या है। तो याद रखिए, कोशिका के अंदर ER अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। लिख लीजिए इस बात को, इसके कार्य के रूप में क्या काम करती है। कार्य यहाँ पे भी अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। अब भाई परिवहन तंत्र का निर्माण करती है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है उसका निर्माण कर रही है, तो फिर तो ट्रांसपोर्ट भी करती होगी कुछ ना कुछ चीज़ों का, बिल्कुल करती है। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है उनका क्या करेगी, ये परिवहन करेगी। यानी कि आपका चाहे खनिज हो, लवण हो, जल हो, प्रोटीन हो, आपका कार्बोहाइड्रेट हो यानी कि शर्करा हो, ठीक है, या फिर आपकी वसा हो या एंजाइम्स हो, इन सब का परिवहन करती है। ओके, खनिज, लवण, जल, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और प्रोटीन और वसा जैसे पदार्थों का सब्सटेंस जो होते हैं, इनका क्या करता है, ये ER ये परिवहन करने का काम करती है। ओके, तो लिख सकते हैं आप लोग कि खनिज, लवण, जल, प्रोटीन, शर्करा, एंजाइम्स और वसा का परिवहन करती है। साथ ही साथ और आगे लिखें अपन, तो ये यांत्रिक सहारा प्रदान कर, कोशिका को क्या करती है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ओके, कोशिका को क्या करती है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। कौन, ER। और क्या कर सकती है ER यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा,
ये आपका केंद्रक का बाह्य आवरण दिख रहा है आप लोगों को, इससे जुड़ी हुई है ये। ओके, तो इस केंद्रक के अंदर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इन आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य में ले जाने के लिए एक पथ का निर्माण करती है, एक रास्ते का निर्माण करती है। ओके, ये काम भी है, यानी कि केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य में ले जाने के लिए एक पथ का निर्माण करती है। कौन? ये ER। इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य में ले जाने के लिए पथ का निर्माण करती है। ओके, ये काम भी कौन करती है? आपकी ER करती है। यानी कि यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो यहाँ, क्योंकि आपने पढ़ा था ना ये कैसा होता है, ये झिल्ली युक्त, इस पर डबल आवरण है और झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो उस छिद्र के माध्यम से क्या हो जाता है, यहाँ का प्रोडक्ट जो है आवश्यकता अनुसार यहाँ पे सप्लाई हो जाता है। ये काम भी किसका हो गया भाई? ER का होता है। अच्छा, ER बहुत ज़्यादा सतह घेरती है, इसीलिए इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्र क्या हो, बढ़ जाता है। ER के कारण, चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होती है ये, है ना, अनियमित आकार की होती है, नलिका आकार की है हालांकि होने में, तो इसके कारण कोशिका क्या हो जाता है, सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है ना। और कार्यों की अगर हम बात करें तो और क्या कर सकती है हमारी जो ER है, तो देखो ER के जो मुख्य कार्य है वो तो क्लियर हो गया। सबसे मेन अगर आपको याद रखना है तो परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, ये बात तो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद में परिवहन किसका करती है, उन चीज़ों का नाम याद कर सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़ SCR के रूप में स्पेशल क्या करती है, RER के रूप में स्पेशल क्या करती है, ये चीज़ है। ओके, उसके बाद यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है ना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना एक तरह से। ओके, अपने वास्तविक स्वरूप में उसको बनाए रखना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हो गए भाई? आपके ER के हो गए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग एक और इसकी खोज के बारे में बात करते हैं कि भाई इसकी खोज किसने की, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है हमारी, इसकी खोज किसने की, है ना। तो याद रखिए खोज के बारे में यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने। खोज एल्बर्ट क्लेउड व कीथ पार्टर ने की थी। कीथ पार्टर ने की, ठीक है, नहीं की। ER की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? एल्बर्ट क्लेउड व कीथ पार्टर ने की। ठीक है ना। तो ये खोजकर्ता हो गया और सारे इसके काम भी समझ में आ गया हम लोगों को। दूसरी चीज इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, नलिका आकार है, वो भी क्लियर है। कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, SCR और RER। SCR जो होता है वसा, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन और स्टेरॉइड जो होते हैं उनके संश्लेषण में भाग लेता है SCR वाला पार्ट, और RER वाला जो पार्ट होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं RER के ऊपर। ओके, यांत्रिक सहारा दिया जाता है कोशिका को। ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक अधिकतम विस्तार हो सकता है? तो कोशिका कला से लेकर केंद्रक कला तक हो सकता है। ओके, तो ये सारे काम हो गए हमारे अंतःप्रद्रव्य जालिका के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या है और क्या कार्य होता है राइबोसोम का। चलिए
एक काम और अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं आप लोग इस ER का ही, कि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब ये ER कोशिका की प्लेट जो होती है, कोशिका प्लेट, और साथ ही साथ आपका जो ये केंद्रक कला जो होती है, ये केंद्रक कला, इसके संश्लेषण में भी भाग लेती है ये ER। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला और कोशिका की प्लेट जो होती है उसके निर्माण या संश्लेषण में भी भाग लेती है कौन? ER। ओके, चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम, तो स्टूडेंट्स ये जो राइबोसोम होता है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं राइबोसोम से। सबसे पहले तो बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की। तो सबसे पहले 1955 में पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में इसे देखा था, इसलिए इसे पेलेड कण भी कहते हैं, पेलेड कण, पेलेड पार्टिकल भी कहते हैं। ओके, तो राइबोसोम की जो खोज की गई किसके द्वारा की गई? खोज पेलाडे द्वारा की गई। सबसे पहले जंतु कोशिका में इन्होंने देखा था, कब? 1955 में देखा था, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया? इसे पेलेड कण भी कहते हैं। पेलेड द्वारा खोजा गया कण पेलेड कण भी कहलाता है ये राइबोसोम। कहाँ पे पाया जाता है, क्या लोकेशन है इसकी, किसका बना होता है? तो निर्माण देखते हैं, इसकी संरचना जो है किसके द्वारा होती है। तो याद रखिए ये RNA प्लस प्रोटीन जो होता है से बना है। से क्या बना होता है आपका? राइबोसोम। राइबोसोम बना होता है ना। तो RNA और प्रोटीन से बना है, RNA और प्रोटीन से बना है आपका राइबोसोम। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से निर्मित होता है राइबोसोम रचनाएं, ठीक है। राइबोसोम की जो रचनाएं होती है वास्तव में आपका जो ER होता है इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आप इनको नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की आवश्यकता होगी आपको यदि आपको राइबोसोम को देखना है। और एक ऐसा अंग है कोशिका का जो सबसे छोटा अंग माना जाता है और ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली होती है ना। नॉन मेम्ब्रेन होता है ये, नॉन मेम्ब्रियस होता है ये, यानी कि इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो कि चाहे वो यूकेरियोट में, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। झिल्ली विहीन अंग होता है कोशिका का और कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग होता है कौन? राइबोसोम। ओके, इसके अलावा ER के अलावा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिका द्रव्य जो है आप लोगों का, इस कोशिका द्रव्य में ये एकल कण के रूप में भी पाए जाते हैं और ये समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये एकल अकेले भी होते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है ना, यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं। और कहीं कहीं पर ये इस प्रकार से समूह के रूप में भी पाए जाते हैं, है ना, समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। तो ये जो समूह के रूप में जो पाए जाते हैं इन्हें हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पॉलीराइबोसोम, या इन्हें हम लोग पॉलीसोम भी कहते हैं, पॉलीसोम, ठीक है ना, पॉलीसोम भी कहते हैं इनको। पॉलीराइबोसोम बोल दीजिए या पॉलीसोम कह दीजिएगा। जो समूह में पाए जाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में यहाँ भी पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो है आपके, ये चूंकि केंद्रिका हम लोगों ने पढ़ी थी भाई, केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रिका केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती है और केंद्रिका में इसका निर्माण होता है। निर्माण कहाँ होता है इसका? जनरली केंद्रिका में होता है। तो इसका निर्माण आप लिख सकते हैं, निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का जो निर्माण है वो कहाँ होता है भाई? केंद्रिका में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर राइबोसोम यहाँ पे भी मिलेंगे हम लोगों को। ओके, इस वाले भाग में भी राइबोसोम यानी कि केंद्रक द्रव्य में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर DNA, RNA, केंद्रिका, राइबोसोम, क्रोमोसोम आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी स्थिति क्लियर हो गई कि लोकेशन क्या है इसकी। उसके बाद किसका बना है ये भी क्लियर है। अब हम बात ये भी कर चुके हैं कि निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम भी जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है। 70S और 80S प्रकार का। ओके, तो देखिए 70S और 80S क्या है? ये 70S और 80S प्रकार के
जो यूकैरियोटिक कोशिका हमारी है, पूर्ण विकसित कोशिका जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें ये 80S प्रकार के होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है हमारी, प्रोकैरियोटिक, ओके, प्रोकैरियोटिक, इसमें 70S प्रकार का होता है। ओके, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। कैसा होता है ये छोटा होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बड़ा होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये 70S का तात्पर्य क्या है, तो याद रखिए 70S जो है एक कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये आपके आकार को, राइबोसोम के आकार और घनत्व को दिखाता है। क्या दिखाता है? आकार और घनत्व को दिखाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए 70S या 80S में से किसी तरह से प्रश्न आ जाएगा कि इसकी सब यूनिट क्या होती है। सब यूनिट, सहायक यूनिट जो होती है, इकाई क्या होती है इनकी, कितने अलग अलग रूप में इनको देखा जा सकता है। तो देखो इस प्रकार से इनकी यूनिट मान सकते हैं आप, ये स्थिति बनती है इनकी, एक छोटी और एक बड़ी, है ना। तो यदि मैं आपको क्लू दूं कि अगर एक यूनिट में बता दूं सब यूनिट, तो दूसरी आप बताएंगे। ओके, तो 70S की जो सब यूनिट होती है, एक होती है भैया 30 है, ऊपर वाली जो होती है वो कितनी होती है? 30S की होती है। अब आप बता दीजिए भाई कि नीचे वाली कितनी होगी। आप बताएंगे सर 40 होगी। अरे भाई, अगर इतना सवाल सरल होता तो पूछता क्यों मैं आपसे? कुछ तो लॉजिक होगा ना इसमें। अरे बताइए होगा कि नहीं होगा? अरे भाई आप ही से बात कर रहा हूँ, होगा कि नहीं लॉजिक? होगा। यानी कि जो सेकंड सब यूनिट होती है, ये वाला जो होता है, ये वास्तव में 50S का होता है। कितना का होता है? ऐसा क्यों होता है सर? ये तो 70 से ऊपर पहुंच गया। ओके, तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि जो 10S जो होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। 10S क्या होते हैं भाई? कॉमन होते हैं। इस तरह से सब यूनिट अगर आपसे पूछे कि 70S की सब यूनिट बताइए, तो 30S प्लस 50S होती है। 30S प्लस 50S होती है, ठीक है ना। क्या होती है? 30S प्लस 50S, ये सब यूनिट होती है हमारे 70S प्रकार के राइबोसोम की, जो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और यदि यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S यूनिट वाला पाया जाता है। और 80S की सब यूनिट क्या होगी? तो देखिए आप लोग, 80S जो होता है इसकी जो सब यूनिट होगी, एक मैं बता रहा हूँ, फिर अब एक आपको बतानी पड़ेगी। ओके, तो चलिए, पहली जो यूनिट होगी भाई वो 40 होगी, 40S। बताइए दूसरी कौन सी होगी? आप बोलेंगे सर 50, वही 10 वाला मीटर। ना बाबा ना, यहाँ पे 40 प्लस 60 का रेशियो होता है। ओके, 40 प्लस 60, यानी कि वही स्थिति, ये 40S और ये 60S। ओके, 40 और 60 का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये इसका जो मीटर बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई? 40S प्लस 60S, यानी कि कहने का मतलब 20S जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? अरे सर कॉमन होते हैं, कॉमन। 20S क्या होते हैं इसमें? 20S कॉमन होते हैं। इस प्रकार से सब यूनिट भी पूछी जा सकती है आपसे। ओके, तो 40S एंड 60S, इधर 30S एंड 50S, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद में छोटा अंग भी हो गया, मेम्ब्रेन विहीन होता है, ये भी क्लियर है। कार्य की बात करते हैं कि भाई कार्य क्या करता है आखिरकार राइबोसोम। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये कहाँ पाया जाता है जनरली तौर पे? ER की सतह पर जो आउटर लेयर होती है वहाँ पर ये पाया जाता है ना। उसके अलावा भी जगह है वहाँ भी पाया जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो ER वाला भाग है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो इसको जब हम माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये प्रोटीन के लिए स्थान अवेलेबल करवा रहा है, स्थान उपलब्ध करवा रहा है। कौन? ये राइबोसोम। ओके, तो जब ये प्रोटीन के लिए स्थान अवेलेबल करवा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थान के अंदर यानी कि वहाँ प्रोटीन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? प्रोटीन बन रहा होगा। तो प्रोटीन बन रहा होगा तो यानी कि इसका मतलब जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, इसको इतना बड़ा कण देख लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, कितना बड़ा है। अब यहाँ पर स्थान अवेलेबल करवा दिया है इसने, किसके लिए भाई? प्रोटीन निर्माण के लिए। ओके, तो इसके अंदर जो हो रहा है ना, क्या बन रहा है? ये देखो प्रोटीन के कण है, ये प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे इसको, है ना। तो चलिए, ये प्रोटीन की फैक्ट्री हो गई आपकी कंप्लीट।
क्योंकि ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्लियर हमारा क्या, राइबोसोम्स। खोज करता पता हो गया हम लोगों को कौन सा अंग ऐसा होता है जो यूकेरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में दोनों में जो मेम्ब्रेन होती है उससे विहीन होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है ना, नॉन मेम्ब्रेन्स होता है ना। तो वो होता है हमारा कौन सा, राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम और ईआर इन दोनों के बारे में आज हमने चर्चा की। निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी आई होगी कि हाँ दोनों में क्या अंतर है और कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय।